हम्म। लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन रहा ये। अब इस तरह क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन वह ये है कि एम नॉट इज इन इक्विलिब्रियम इनिशियली, इनिशियली इक्विलिब्रियम में है। फाइंड द मिनिमम एक्स्ट्रा कंप्रेशन गिवन टू द स्प्रिंग, एक्स्ट्रा कंप्रेशन गिवन टू द स्प्रिंग सो दैट आफ्टर रिलीजिंग ब्लॉक बी, बी को कंप्रेस किया, कितना एक्स्ट्रा कंप्रेस करें ताकि आफ्टर रिलीजिंग ब्लॉक बी ब्लॉक ए कैन लूज कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इन फर्दर मोशन। वो कह रहे हैं कि ब्लॉक बी को एक्स्ट्रा कितना कंप्रेस करें ताकि जब कंप्रेस करके छोड़ें तो ब्लॉक ए जो है ना वो कांटेक्ट लूज कर जाए। ठीक, क्वेश्चन वा ये है। समझ में आया जी? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कहानी ऐसे है भैया कि सबसे पहली चीज सॉल्यूशन देखें। पहला है एम ए की वैल्यू टू एम नॉट और एम बी की वैल्यू नहीं, पहला है दोनों ए पार्ट में क्या है, दोनों का मास एम नॉट है। अच्छा, दोनों का मास एम नॉट है। तो पहले ए पार्ट देख लेते हैं बच्चों। हाँ भाई, होमवर्क होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई? सही हवा में चल रहा है सब काम। होमवर्क नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई, ये जान लो। तो एम नॉट ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, तो मान लीजिए ये एनएलपी है, नेचुरल लेंथ पोजीशन स्प्रिंग की। तो उससे कितना कंप्रेस होगा बच्चों? अभी एम नॉट जी बाई के कंप्रेस होगा इस समय इक्विलिब्रियम में आने के लिए। ठीक, और इस समय इक्विलिब्रियम में अच्छा खासा रखा हुआ है। अब अगर नीचे वाले ब्लॉक को उठाना है तो क्या चाहते हो आप? नीचे वाले ब्लॉक को अगर उठाना है तो इसको ऊपर फोर्स ऊपर क्यों लगना चाहिए? पहली चीज़, उस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एम नॉट जी। अगर उस फोर्स की वैल्यू एम नॉट जी होनी चाहिए तो वो फोर्स लगाएगा कौन भैया? लगाएगा तो स्प्रिंग ही। ठीक, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना होना चाहिए? क्योंकि खिंचाव है, ऊपर की ओर खींच रहा है, तो ऊपर की ओर कब खींचेगा? जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे भाई तब खींचेगा, या स्प्रिंग को खींचेंगे तब खींचेगा? ऊपर की ओर खींचना पड़ेगा ना भाई, खिंचाव होगा ना। तो एम नॉट जी बराबर के एक्स, और एक्स की वैल्यू बच्चा यहाँ से आती है एम नॉट जी बाई के। ठीक, एम नॉट जी बाई के ये ऊपर से वैल्यू आती है। अब बात करते हैं बच्चों कि आखिरकार एम नॉट जी बाई के हमें एक्सटेंशन चाहिए। कितना क्या चाहिए? एम नॉट जी बाई के हमें एक्सटेंशन चाहिए। ये नेचुरल लेंथ है, ध्यान रख लेना। अभी ये कंप्रेस है, अभी ये कंप्रेस है, लेकिन हमें चाहिए एक्सटेंशन। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब जब हम इसको ब्लॉक को छोड़ें तो ब्लॉक खिंच करके ऊपर कितना चला जाए? ऊपर एम नॉट जी बाई के चला जाए। यहां तक क्लियर? क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था बच्चों। लास्ट क्लास में जब एक कांस्टेंट फोर्स लगता है तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको? लास्ट या लास्ट टू लास्ट, मुझे ये तो याद नहीं है। हाँ, ये देखिए, जहां पर फोर्स जीरो लगता है, ब्लॉक ऑसिलेशन करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो वाली पोजीशन के जितना एक तरफ जाता है उतना ही दूसरी तरफ जाता है। चेक करिए, ये एफ नॉट बाई के, ये टू एफ नॉट बाई के। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना एक तरफ जाता है उतना ही दूसरी तरफ जाता है। ठीक, ये पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ो, यहाँ पर आओ। ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ध्यान रख लेना बच्चों, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कि क्यों गुरुजी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों है? क्योंकि इस समय एम नॉट जी और के एक्स बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक, अब आपको ध्यान से सुनिएगा, अब आपको कितना जाना है ऊपर, जल्दी बताइए। इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर ले जाना है ताकि खिंचाओ एम नॉट जी बाई के हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने ये देखा, इसको उठने के लिए इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा एम नॉट जी। अब बात आती है इस पर ऊपर की ओर फोर्स कब लगेगा? जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी या जब स्प्रिंग खिंची हुई होगी? स्प्रिंग खिंची हुई होगी। ये एनएलपी है, नेचुरल लेंथ पोजीशन, मतलब जब स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन या एलोंगेशन नहीं था तब स्प्रिंग और ब्लॉक यहां पर था। ठीक है, खिंचाव का मतलब एनएलपी से एम नॉट जी बाई के ऊपर ले जाना है। अभी इक्विलिब्रियम पर है। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम से जितना एक तरफ जाएगा, अभी भी पढ़ा थोड़ी देर, उतना ही नीचे जाना चाहिए। तो ऐसे ऑसिलेशन करने के लिए बताइए आपको कितना कंप्रेस करना पड़ेगा, फर्दर कंप्रेस करना पड़ेगा, ताकि ये इक्विलिब्रियम से
इतना ऊपर चला जाए, ये जस्ट उठ जाए, तो आप यही तो बोलोगे सर कि इक्विलिब्रियम से कितना, बोलो एम नॉट जी बाई के, एम नॉट जी बाई के कितना आया, 2mg/k इक्विलिब्रियम से ऊपर ले जाना है, तो इक्विलिब्रियम से कितना कंप्रेस करना पड़ेगा, 2mg/k। तो फाइंड द मिनिमम एक्स्ट्रा कंप्रेशन, मतलब जो कंप्रेशन है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में जो है ऑलरेडी कंप्रेशन है वो m0g/k है। आपसे पूछा जा रहा और कितना कंप्रेशन दें ताकि ये इस ब्लॉक को उठा ले। हमें पता चला कि अगर इसमें इलोंगेशन होगा m0g/k तो ये जस्ट उठा पाएगा उस इलोंगेशन पर। फिर हमें पता है कि इक्विलिब्रियम से जितना एक साइड जाएगा उतना ही दूसरी साइड जाएगा, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 2mg/k। क्या इसका आंसर 2mg/k, ठीक है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम से 2mg/k कंप्रेस करोगे तो 2mg/k ऊपर जाएगा, टन टना टन टन ऐसे हो, ठीक। तो पहला आंसर आ गया 2mg/k। अब दूसरे में ma की वैल्यू है 2m0 और b की वैल्यू m0, a की वैल्यू 2m0, b की वैल्यू m0, ठीक। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। ये है WPE से अलग आ रहा है, रंजन बाबू बोल रहे हैं WPE से अलग आ रहा है। अरे बच्चा, हमने जो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था ये WPE से ही जो ड्रॉ किया है उससे भी सेम आएगा। आप कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं हार्दिक, परेशान मत हो बेटा, मैं बात कर लूंगा, है ना। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। सुबह फ्री तो नहीं हूँ, लेकिन मैं, चिंता मत करो हार्दिक, मैं आपके बारे में उनसे अलग से बात कर लूँगा। आप DST एक टेस्ट और है वो दे दीजिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। मैं करता हूँ आपके लिए अरेंजमेंट, अच्छी स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश करता हूँ, चिंता मत करो बेटा। तुम्हें SRG में मैं लेने का प्रयास करता हूँ क्योंकि तुम्हारा रिस्पांस मुझे अच्छा लगा है इस क्लास में। और ऐसे जितने भी बच्चे हैं वो जो है यहाँ के SRG मतलब स्टार बैच, मतलब टॉप 100 वाला बैच में पढ़ना चाहते हैं, जो JEE में टॉप 100 के लिए बताया जाएगा जिसमें मैं पढ़ाऊँगा, वो लोग आज जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते बच्चों। 2m0, और चलो आप करो जरा मेरे वाले मेथड से, जल्दी करो। अब एक चांस और है आपके पास, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा प्रेस किया जाए ऊपर वाले ब्लॉक को ताकि नीचे वाला ब्लॉक उठ जाए, चलो करो। अभी एक और मौका दे रहा हूँ आपको, अभी गलती मत करना भाई, है ना, बिल्कुल भी गलती मत करना। करो 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 करो, देखते हैं। चलो ठीक है, अब मैं आंसर निकालता हूँ, ठीक। देखते हैं भाई क्या आंसर है आएगा, देखते हैं भाई हमारा आंसर क्या रहता है। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी ये है NLP, क्या है ये, नेचुरल लेंथ पोजीशन। नेचुरल लेंथ पोजीशन से कितना नीचे है ये, इससे है ये m0g/k, ऑलरेडी ऑलरेडी है अभी, ठीक है। अच्छा अब इसे ऊपर उठाना है, किसको, 2m0/g को ऊपर उठाना है, तो कितना एक्सटेंशन चाहिए, 2m0g/k का एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन चाहिए का मतलब यहाँ से 2m0g/k, तो यहाँ से कितना बच्चा पार्टी, यहाँ से 3m0g/k। ओ हो, तो 3m0g/k अगर ऊपर जाना है तो 3m0g/k, नीचे जाना है तो आंसर इज 3m0g/k। वाह जी वाह, मज़ा आ गया, इस बार तो बच्चों ने बिल्कुल सटासट आंसर दिया है। गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हम्म तो मान लीजिए एक ब्लॉक को हमने NLP से
कुछ ए इलोंगेट करके छोड़ा, कितना, ये है एनएलपी, क्या है ये, एनएलपी, नेचुरल लेंथ पोजीशन, ठीक। मतलब यहां जब थी स्प्रिंग तो कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं था। मास है एम, फ्रिक्शन कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और हमने जो खींचा है ना, इसको इलोंगेट किया है बच्चों, ये है ए। तो अगर मैंने इसको ए इलोंगेट करके छोड़ा है तो बताइए मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, जब ये लौट के यहां आएगा फर्स्ट टाइम, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट, जरा देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए बताइए बताइए। तो m1 मेथड नंबर 1 जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां वेलोसिटी जीरो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर भी वेलोसिटी जीरो, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन है और ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चा पार्टी है जीरो, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू जीरो। यहां से यहां तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो a प्लस एक्स होगा। देखिए जरा, यहां से यहां तक जाने में टोटल a प्लस एक्स डिस्प्लेसमेंट है इस साइड। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, माइनस म्यू एम जी ए प्लस एक्स, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, ठीक। अच्छा, स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस फाइनल, तो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक। यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि a प्लस एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स, है ना, ये तो कंफर्म है, वहां तक तो जा भी नहीं सकता उस साइड, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन ही आ गई ना, ये तो ये आ गया a माइनस एक्स बराबर ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स लिखा जा सकता है। a प्लस एक्स याला a प्लस एक्स याला कॉमन लेकर के उधर जीरो की तरफ ले गए, ठीक है। यहाँ से बच्चों a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा पार्टी, बता सकते हैं क्या, 2μmg/k। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ओलंपियाड वगैरह में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। -2mg/k, -2μmg/k। ओलंपियाड वगैरह में भी आ सकता है बेटा ऐसा क्वेश्चन, बताता हूँ कैसे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत मज़ेदार चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेथड नंबर 2 सुनेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। मेथड नंबर 2 में बात यह है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों, ये आपने कहा गुरुजी ए है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। और ये ब्लॉक जा रहा है इस साइड, छोड़ा आपने, और ब्लॉक यहाँ तक मान लीजिए पहुँच गया ये एक्स तक। ध्यान से सुनना, फिर से कह रहा हूँ ध्यान से, कुछ रीज़न है इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये इनिशियल और ये फाइनल, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पर कांस्टेंट फोर्स म्यू एम जी लग रहा है, सोच के देखो। यहाँ एक बार कौन, सारे मोशन में नहीं, सारे मोशन में तो क्या है, इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, जब वापस आएगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर इस आई से इस एफ तक मैं जाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहां तक जाने में ये जो म्यू एम जी आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट फोर्स की तरह काम करेगा। और अभी आ जाओ, थोड़ी देर पहले हमने कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा है कि कांस्टेंट फोर्स यदि लगता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना एक तरफ होता है उतना ही दूसरी तरफ जाता है, ये प्रूफ कर चुका हूं, क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनना,
अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? ये है एनएलपी। एनएलपी से म्यू एम जी बाई के आगे होगी। अरे याद करिए भाई, तो क्लास में बताया है यार कि अगर एफ नॉट फोर्स लग रहा है तो एफ नॉट और के एक्स जहाँ इक्वल होते हैं उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो के एक्स नॉट बराबर एफ नॉट, तो एक्स नॉट बराबर एफ नॉट बाई के। तो इक्विलिब्रियम ये एनएलपी है, एनएलपी से एफ नॉट बाई के मतलब म्यू एम जी बाई के आगे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ये हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन। हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा बताओ, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना आगे है ये, जल्दी बोलो। ए माइनस म्यू एम जी बाई के आगे है आगे। तो बताइए कितना पीछे जाएगा बच्चों? ए माइनस म्यू एम जी बाई के पीछे जाएगा, यही पढ़ाया है। अच्छा अब देखो, लेकिन एनएलपी से कितना पीछे जाएगा? अब एनएलपी में ये म्यू एम जी बाई के और है, यहां से डिस्टेंस ए माइनस म्यू एम जी बाई के है। तो बची हुई डिस्टेंस क्या हुई, जल्दी बोलो? ए माइनस 2 म्यू एम जी बाई के। ये है मेथड नंबर 2, चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तसल्ली से देख लीजिए, मजेदार क्वेश्चन है ये। अब आते हैं कंक्लूजन। ये तो था एक दो मेथड, अब इसका एक कंक्लूजन। कितने शानदार शानदार कंक्लूजन आएंगे, देखना जरा। कंक्लूजन है इस क्वेश्चन को करने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट सा, वो ये कि अगर ये ए था, अगली बार ए माइनस 2 म्यू एम जी बाई के पहुँचेगा, ठीक है। तो अब उल्टा सोचिए, अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो इसके अगली बार, अब आप बता सकते हैं कि अब ये एन एल पी से ए माइनस 4 म्यू एम जी बाई के आएगा, और उसके अगली बार ये एन एल पी से ए माइनस 6 म्यू एम जी बाई के आएगा। मतलब जो इसके एक्सट्रीम पोजीशन वाली डिस्टेंस है वो सारी की सारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। चेक कर लीजिए, है ना मस्त मेथड, बढ़िया चीज़, बढ़िया कंक्लूजन है, ठीक है। अच्छा अब मैं अगली चीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, पावर। ठीक है, पावर क्या होती है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ पावर इज, पावर पहले लिख लेते हैं, पावर डिलीवर्ड by a force is equal to the rate of doing work by that force। ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द rate of doing work by that force। ठीक, that means P equals to rate of doing work dw by dt। ठीक है, किसी भी चीज़ का रेट याद करो, शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ। अगर कोई चीज़ रेट है तो रेट दो तरीके के हो सकते हैं। रेट मतलब इंस्टेंटेनियस रेट, और दूसरा एवरेज रेट। और एवरेज रेट क्या होगा? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। पावर दो तरीके की हो गई, इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। ठीक है बच्चों, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। सम्यक जैन सर, मेरी 11th पूरी बर्बाद हो गई है, मैं एक ईयर में आईआईटी क्रैक कर सकता हूँ? भाई एक ईयर में आए, जब अगर मैं बोलूँ को जो बैच रिपीटर्स के होते हैं वो अगर क्रैक कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो बच्चों ये अगर मैं उसको उल्टा लिखूँ, मैं बोलूँ डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दूँ, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि वर्क डन की वैल्यू इंटीग्रल पी डी टी के बराबर होगी? और इंटीग्रल पी डी टी अपने दिमाग पर जोड़ डालो, सर ने तुम्हें इंटीग्रेशन के समय क्या पढ़ाया था? इंटीग्रेशन के समय सर ने, आप इंटीग्रेशन की मेरे लेक्चर देखिए,
स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स में जब आप 1D मोशन एंड कैलकुलस करके मेरे लेक्चर्स देखिए, उसमें मैंने ये बताया है आपको कि अगर वाई एक्सिस पे कुछ भी फंक्शन दिया हो, एक्स एक्सिस पे कोई भी फंक्शन दिया हो, तो ये जो है एरिया ऑन द एक्स एक्सिस होता है। एरिया ऑन यहाँ पर कौन सी एक्सिस हो जाएगा? टाइम एक्सिस। ठीक, तो पीटी ग्राफ में टाइम पर एरिया अंडर द कर्व हमको क्या वैल्यू दे देता है? वर्ग की। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यूनिट की बात करें अगर हम लोग, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट तो आपको पता है बच्चों, 1 जूल पर सेकेंड। इसका एक और नाम होता है क्या? वॉट। तो ये भी इसका नाम कह सकते हैं। ठीक, तो पावर एक इंस्टेंट की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, किसी भी इंस्टेंट पर कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक, अगली कहानी है पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स टू अ पार्टिकल। पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं, पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल अलग चीज़ होती है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं, जो तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल तो पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स टू अ पार्टिकल, एक पार्टिकल को, एक पार्टिकल है उस पर कुछ फोर्स लग रहा है से एफ, और वो दनादन दनादन भाग रहा है। हो सकता है उसका पाथ ये हो सकता है उस पर और भी फोर्स लग रहा है, F1 भी लग रहा हो, F2 भी लग रहा हो, लेकिन किसी ने पूछा है पावर डिलीवर्ड बाय एफ ओनली, पावर डिलीवर्ड बाय एफ, ये पूछा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे भैया ऐसा है कि पहले इंस्टेंट की प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। पावर एक इंस्टेंट की प्रॉपर्टी है, जैसे मैं बोलता हूँ वेलोसिटी एक इंस्टेंट की प्रॉपर्टी है। तो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हो? उस पॉइंट के आसपास ds डिस्टेंस ट्रेवल करते हो dt टाइम में, और आप कह देते हो ds/dt। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करोगे? वर्क डन निकालोगे उसका छोटा सा, और उसको डिवाइड कर दोगे, तो ये पावर हो जाएगी बच्चों। तो छोटा सा वर्क डन निकालना है एफ का। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना कि ds, तो क्या लिख सकते हैं गुरुजी? dw=f.ds। ये हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है, आपके गुरुजी ने पढ़ाया है, तो ये गुरुजी की जिम्मेदारी है, पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाया तो गलत बात है। ये हो गई पावर। ds/dt भी हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है और कहा है कि ये वेलोसिटी के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि किसी पार्टिकल पर फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर होती है। फिलहाल हम वापस आते हैं। हो सकता है किसी पार्टिकल पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, F1, F2, F3, F4, F5, उनमें से एक फोर्स है ये F। अच्छा बच्चों, तो मैं जहाँ पर था मैं वापस आता हूँ। बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इनमें से एक फोर्स F है, और हमने कहा P=F.V। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक सीधा सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं, और अपने आप उस क्वेश्चन से हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वा लेते हैं जरा। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज, हाँ बेटा कल INPHO लाइव होगा। मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड। पेपर भेज देना यार मेरे को, खेमराज तुम पेपर दे रहे हो क्या, या तुम्हारा कोई दोस्त दे रहा हो यार? मेरे को पेपर भेज देना यार, अगर हो सके तो। अच्छा फिर कोई बात नहीं। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड एट, मेरे को मेल कर देना यार, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, या फिर मतलब व्हाट्सअप कर देना जैसा भी हो। मेल आईडी मेरा लिख लो, मोही भार @gmail.com, इस आईडी पर भेज दो। ठीक है। हम्म, तो अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड at angle of 37 degree from horizontal at t=0. Find
पावर डिलीवर्ड बाय gravitational force at t equals to 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second and so on. ठीक है, तो a particle of mass 1 kg is projected with velocity 50 meter per second at angle of 37 degree from horizontal at t equals to 0. Find power delivered by gravitational force at t equals to 1, 2, 3, 4, 5 second. ठीक, जल्दी से ट्राई करिए। सारे तो नहीं, आप एक काम करिए, केवल 1, 2, 3, 4, अच्छा चलो 5 तक ही कर दो, केवल आगे नहीं। ठीक, इन 5 सेकंड फटाफट मुझे बताओ, देखते कितने लोग बता पाते हैं, कितने होशियार बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। देखते भाई, तो ये है सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चा। सोल्यूशन है ये कि यहाँ से एक पार्टिकल को 37 डिग्री एंगल पर फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अच्छा, इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितना 40 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल कितना 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो कंपोनेंट कर लिए। अब आते हैं बच्चों, अलग अलग टाइम पर देखते हैं ना। t बराबर 0 पर तो है नहीं, पूछा नहीं है, 1 पर पूछा गया है, तो 1 पर यही तो कंपोनेंट चेंज होगा बच्चों। तो 1 सेकेंड बाद ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20। ठीक है, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद कि 0, कि फिर उसके बाद कि नीचे 10, कि फिर उसके बाद कि नीचे 20। लो जी, खत्म हो गई बात। हर केस में फोर्स कौन नीचे की ओर, बोलो, mg नीचे की ओर, mg नीचे की ओर, mg नीचे की ओर, mg नीचे की ओर, mg नीचे की ओर। भाई हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए mg डॉट v का, तो क्या मैं कह सकता हूँ mg इंटू वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो mg के अलॉन्ग हो। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हमारे लिए किसी काम का है? नहीं है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो mg के अलॉन्ग हो -20 है, तो क्या आ जाएगा -20 इंटू mg की वैल्यू कितनी है, मास 1 kg है, तो ये आ गया 10, तो ये आ गया -200 वाट। इसी तरीके से t बराबर 2 सेकेंड पर आएगा बच्चों -100, t बराबर 0 पर, t बराबर 3 पर आएगा 0, फिर t बराबर 4 पर आएगा +100, t बराबर 5 पर आएगा +200। ठीक, ठीक है बच्चों। कार्तिक पाटिया, सर कंप्लीटेड मीन्स नाउ वांट टू कंटिन्यू विद यू। बिल्कुल कर सकते हैं आप, जो नंबर मैंने दिया है बच्चा, वो नंबर आप नोट कर लीजिए, उस नंबर पे कॉल करिए और उनसे बात करिए कि भाई मुझे मेरा टेस्ट ले लीजिए और मेरा एसआरजी में होता है कि नहीं होता है ये देख लीजिए, है ना। ये नंबर है कपिल सर का, इसकी फ़ोटो ले लीजिए या बाद में देख लीजिएगा जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये हो गया पावर का गेम। किसी को पावर में कोई डाउट है? अस्मित पांडे सर्कल, जेई मेंस का पेपर है मेरा। ऑल द बेस्ट बेटा, विजयी भव। अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चा पार्टी, वर्क डन, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस क्या हो भाई? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन by action and reaction, action and reaction of a force, of a force is independent, is independent of choice of reference frame। सबसे पहली चीज़ बच्चों दिमाग में ये आती है कि सर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स तो हम पढ़ लेंगे, पहले आप हमें ये बताएं कि इंटरनल फोर्स किसे कहते हैं और एक्सटर्नल फोर्स किसे कहते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है।
बिल्कुल सही बात है। तो इंटरनल फोर्सेस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हालांकि अभी फिर से बता दे रहा हूँ। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं बच्चों जिनका एक्शन या रिएक्शन सिस्टम के ही किसी पार्ट पर एक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए ये ए, ये बी, ये एक आदमी इस पर फोर्स लगा रहा है ऐसे। तो किसी ने कहा अगर ए और बी को मैं सिस्टम लेता हूँ, मेरा सिस्टम है ए प्लस बी, सिस्टम है ए प्लस बी, ठीक। तो ए और बी के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? मतलब ये जो यहाँ लग रहा है, तो मेरा आंसर है वो इंटरनल है। कि क्यों? क्योंकि उसका एक्शन और उसका रिएक्शन सिस्टम के ही किसी पार्ट पर लग रहे हैं। समझ में आ गई बात? जिशान, आप कौन से बैच में हैं बेटा? आप 9th से 10th मूविंग हैं या 10 to 11th मूविंग है? अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, क्योंकि ठीक। तो सिस्टम मतलब इंटरनल फोर्स किसे बोलते हैं बच्चों? उन्हें बोलते हैं जो जिनके एक्शन एंड रिएक्शन दोनों ही सिस्टम के किसी हिस्से पर लगते हैं। अब मैंने लिखवाया आपको टोटल वर्क डन बाय एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ ए फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। और इंटरनल फोर्स एक्शन और रिएक्शन से, अगर इंटरनल फोर्स का एक्शन सिस्टम के किसी हिस्से पे लग रहा है तो गारंटी है रिएक्शन भी लग रहा होगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, अगला स्टेटमेंट वो क्या है? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय all internal forces, all internal forces of a system, of a system is independent, is independent of choice of reference frame, independent of choice of reference frame। क्लियर है बच्चा पार्टी? अगर मैं कह रहा हूं कि एक्शन और रिएक्शन के वर्क का समेशन, एक्शन और रिएक्शन, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक्शन और रिएक्शन फोर्स का वर्क, टोटल वर्क इंडिपेंडेंट है। फिर मैं कह रहा हूँ इंटरनल फोर्स किसे कहते हैं? जिनके एक्शन और रिएक्शन सिस्टम के ही किसी हिस्से पे होते हैं। तो टोटल वर्क डन बाय ऑल इंटरनल फोर्स पूछूंगा तो सारे एक्शन और रिएक्शन, अगर कोई एक्शन आएगा तो गारंटी है रिएक्शन भी आएगा। तो सबका समेशन फ्रेम से इंडिपेंडेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो अब मैं इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने जा रहा हूँ बच्चों। टोटल वर्क डन बाय एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो देखते हैं, इसका प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और जाहिर सी बात है कि ओलंपियाड और जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इसके प्रूफ के लिए? मैं कर रहा हूँ कि दो पार्टिकल लेता हूँ, पार्टिकल 1 और ये है पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 पर फोर्स लग रहा है F1, पार्टिकल 2 पर फोर्स लग रहा है F2। ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं ये वो है। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों F1 बराबर गारंटी है -F2 होगा। F1 इक्वल्स टू गारंटी है कि -F2 होगा। से दिस इज F, इसका नाम रख देते हैं F, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ, किसी कारण से इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया dr1 और इसका डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में हो गया dr2। मैंने कहा चलिए इसी बहाने दोनों का वर्क निकाल लीजिए भाई। मैंने वर्क निकालने की कोशिश करी तो dw की वैल्यू आ गई F1 डॉट dr1 प्लस F2 डॉट dr2, F1 डॉट dr1 प्लस F2 डॉट dr2, ठीक है। अब dr1, F1 और F2 के बारे में ऊपर वाली इक्वेशन से हमें पता है कि ये एक्शन रिएक्शन है। और अगर ये एक्शन रिएक्शन है बच्चों तो सोचो जरा, F1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? -F2, या F1 की जगह F रख सकता हूँ, ठीक है। और F2 की जगह -F रख सकता हूँ, तो -F डॉट dr2। ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट में कॉमन लेना संभव है तो कॉमन ले लिया। F डॉट dr1 माइनस dr2, ये पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है साहब, है ना। इसको लिखा जा सकता है बच्चों, ये आपने रिलेटिव मोशन में पढ़ा है, dr12। तो ये है टोटल वर्क एक्शन और रिएक्शन का। अगर ध्यान से देखें तो फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, नहीं पता है तो मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग देखें, मैं बता चुका हूँ। dr12 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। जब यहाँ पर आपने फ्रेम ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, फ्रेम ऑलरेडी कह दिया है
कि वन का डिस्प्लेसमेंट टू के ही रिलेटिव लेना है और किसी के रिलेटिव नहीं लेना है, तो ये भी फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा। आप कहीं से ऑब्जर्व करें, ये हमेशा सेम आएगा, क्योंकि आप हमेशा टू के, आप बोलोगे भैया मेरे फ्रेम चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, टू ने वन का क्या डिस्प्लेसमेंट देखा है वो मायने रखेगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ जानना कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई? ठीक, इस कारण से हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, हमने पहले भी कहा था कंस्टेंट मोशन के दौरान, कि वर्क डन बाय टेंशन इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। टोटल वर्क डन, पहला स्टेटमेंट, टोटल वर्क डन, कंक्लूसिव स्टेटमेंट, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन इनएक्सटेंसिबल या आइडियल स्ट्रिंग, इन आइडियल स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो, जो एक्सटेंड ना हो। यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लीजिए, क्योंकि बाद में जाकर के आप इस बारे में दिक्कत उठाएंगे। नॉन इम्पल्सिव टेंशन, नॉन इम्पल्सिव टेंशन, क्योंकि बाद में ये चीज़ दिक्कत करेगी, तो अभी केवल लिख लीजिए, बाद में इसका रीज़न बताऊंगा। टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। शाबाश जिशान, यार तूने मुझे आंसर नहीं दिया जिशान, यार तू 10 to 11 मूविंग है, 11 to 12 है, या 12 to 13 है, क्या है, रिपीटर है? तो तब मैं बताऊंगा ना तू अच्छा है, होशियार है कि नहीं है। टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इन आइडियल स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना। तो टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन आइडियल स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो, नॉन इम्पल्सिव टेंशन होनी चाहिए, तो क्यों होगा टेंशन फोर्स का वर्क जीरो? जल्दी से बोलो, बताओ बच्चों, क्यों जीरो होगा, बता सकते हो क्या? बताता हूँ। डी डब्ल्यू इक्वस टू, मैंने अभी क्या लिखवाया, एफ डॉट dr12। dr12 क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, लेकिन स्ट्रिंग कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है, पता है आपको, है ना? अगर इनएक्सटेंसिबल होती है तो ये हमेशा ज़ीरो है, तो वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा और आप बन जाएंगे हीरो। ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, वर्क डन बाय, टोटल वर्क डन बाय, शाबाश बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जिशान, बहुत बढ़िया। अगर आप करेंटली क्लास 11th में भी हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेम, सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट है टोटल वर्क डन बाय, अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं जीशान? किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं कि खुद से पढ़ते हैं, क्या करते हैं? टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, टोटल का मतलब उसका एक्शन भी और उसका रिएक्शन भी, दोनों का टोटल वर्क मिला करके इज ऑलवेज ज़ीरो, इज ऑलवेज ज़ीरो। ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक कंडीशन थी, याद करें, आपको बताया था मैंने, कि क्या बताया था गुरुजी, कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता ही तब है जब एक सरफेस दूसरे के रिलेटिव चलती नहीं है, और जब ऐसा अगर है तो टोटल वर्क किसके बराबर आया है? एफ डॉट dr12 के बराबर, और ये क्या है कि ज़ीरो, तो ये आ गया ज़ीरो, आप बन गए हीरो। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेटमेंट इज टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, फिर से एक्शन प्लस रिएक्शन, इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ही नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता टोटल, लेकिन एक्शन और रिएक्शन दोनों को मिला करके, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ, टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों होता है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में आपको पढ़ाया गया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो अगर आप ब्लॉक को इधर चलाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो अगर मैं वर्क डन निकालूंगा बच्चों, तो एफ डॉट dr12, अपोज करने का मतलब क्या होता है कि एफ रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, मतलब
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और एफ एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे, और हमेशा अपोजिट होंगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 0। बस ठीक, 0 आएगी। 0 नहीं आएगी भाई, फिर से 0 बोल दिया। डी डब्ल्यू इस बार निगेटिव होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, क्लियर है बच्चा पार्टी? कोई डाउट है किसी को क्या यहाँ तक? नहीं है? ओके, एस के ने बता दिया निगेटिव, आर ए आर ने बताया निगेटिव रा। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक, चौथा पॉइंट, टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स between two bodies is always 0। क्यों भैया? अगर नॉर्मल है तो कांटेक्ट में रहेंगे, और कांटेक्ट में रहेंगे का मतलब नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि वरना कांटेक्ट में कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर dr12 इज अगेन 0 इन द डायरेक्शन ऑफ एटलीस्ट फोर्स के डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब एक सरफेस या तो दूसरे के अंदर धंस जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, या बाहर आ जाए, तो अगर बाहर आ गया तो नॉर्मल लगेगा ही नहीं, तो फिर से 0। ठीक, ये है बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मुझे आपको लिखवानी थी। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और पता है, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टफ टफ क्वेश्चन जो किए थे, या एरोडो का कोई क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग, और पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से उसको सॉल्व कर लेंगे, और बहुत जल्दी, इन सारों की मदद से, इन सारी चीज़ों की। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।